नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नीतू गुप्ता। खबरों की शुरुआत करेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का आज 81वां जन्मदिन है। 21 जुलाई 1942 को कर्नाटक में जन्मे मल्लिकार्जुन खड़गे देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गैर गांधी परिवार के अध्यक्ष हैं। उनका अभी तक राजनीतिक करियर काफी लंबा रहा है। उनके जन्मदिन के मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी ने उनको ट्वीट कर बधाई दी, साथ ही लंबे और स्वस्थ जीवन की कामना की। गौरतलब है कि मल्लिकार्जुन खड़गे देश के वरिष्ठ नेताओं में से एक हैं। वो 1999 में केंद्र की राजनीति में आए। इससे पहले सन 1972 में वो पहली बार विधानसभा में चुने गए थे। हमेशा मैं जब से मैं एमएलए था तब से बर्थडे लोग मनाते हैं, आते हैं, विश करते हैं, तो मुझे भी एक उनको मिलने का मौका मिलता है। और खासकर मैं पब्लिक लाइफ में कंटिन्यूअसली रहने की वजह से ये सिलसिला जारी है। और मैं उनको सभी को धन्यवाद देता हूं, क्योंकि बहुत से लोग अपने दूर दूर गांव से, जिले से, हर राज्य के हर जिले से लोग आते हैं। कहीं 20 आते, 10 आते, 100 आते, 500 आते, मिल के जाते हैं। उनको भी खुशी होती है, मुझे भी और खुशी होती है कि जो पब्लिक लाइफ में काम करता है उसको लोग प्रोत्साहन देते हैं। ये इसका एक उदाहरण है, तो इसलिए मैं उन सबको धन्यवाद देता हूं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मणिपुर मामले में बीजेपी को घेरा है। उन्होंने कहा है कि अगर पीएम नरेंद्र मोदी वास्तव में मणिपुर की स्थिति से नाराज थे तो आप सबसे पहले मुख्यमंत्री बीरेंद्र सिंह को बर्खास्त कर सकते थे। मैं पार्लियामेंट में ये सवाल उठाया था, लेकिन हमको मौका नहीं मिला। गवर्नमेंट इस विषय पे चर्चा करना चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री जी खुद एक बयान देना हमारा डिमांड है, और बयान देने के बाद उसके ऊपर चर्चा होना, और चर्चा के बाद जो निष्कर्ष निकलेगा कि ऑल पार्टी डेलीगेशन जाना या गवर्नमेंट की तरफ से कोई इंक्वायरी होना, ये सब जो भी डिमांड आएंगे वो उस वक्त आएंगे अगर चर्चा हो तो ये हमारी बदकिस्मती है कि प्राइम मिनिस्टर मणिपुर के बारे में वो बाहर स्टेटमेंट दिए, लेकिन हाउस के अंदर पहले स्टेटमेंट देकर बाद में वो लोगों को बता सकते थे। लेकिन उन्होंने पहले तो लोगों को बता दिया, और हाउस जब चल रहा है तो ये हमारा प्रिविलेज होता है कि सभी पार्लियामेंट मेंबर्स का उनके लीडर आकर पहले पार्लियामेंट को बताए, उसके बाद बाहर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करे जब वो पार्लियामेंट चल रहा है। अगर पार्लियामेंट नहीं चलता तो वो आउटसाइड बोल सकते हैं। जब पार्लियामेंट चल रहा है तो उनकी ड्यूटी होती है कि वो खबर पहले हमारे लोकसभा राज्यसभा में बोलना। उधर 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने विधानसभा में कहा कि अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस कर्नाटक में कम से कम 20 सीटें जीतेगी। सीएम ने ये बात 2023-24 बजट पर चर्चा के जवाब के दौरान कही। सिद्धारमैया ने कहा कि राज्य में लोगों ने 5 गारंटियों को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी और हम उन गारंटियों को पूरा करने में लोगों के विश्वास पर खरा उतरेंगे। सिद्धारमैया ने कहा, बीजेपी एक सांप्रदायिक पार्टी है जो समुदायों के बीच दरार पैदा करती है। बेंगलुरु में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मणिपुर हिंसा के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शन कर रहे लोगों ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। विरोध कर रहे लोगों के हाथों में पीएम मोदी का पोस्टर था, जिस पर लिखा था, मोदी जी आपने मणिपुर हिंसा को लेकर चुप्पी साध रखी है,
आप देश के लिए कमजोर प्रधानमंत्री हैं। कर्नाटक विधानसभा स्पीकर की तरफ से बीजेपी के विधायकों को निलंबित करने के मामले को लेकर बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या ने कर्नाटक की कांग्रेस सरकार पर तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि हमारे विधायक विरोध दर्ज करने गए थे तो हमारे ही विधायकों को निलंबित कर दिया गया। कांग्रेस ना तो संसद में चर्चा करना चाहती है, ना ही कर्नाटक असेंबली में किसी मुद्दे पर चर्चा करना चाहती है। वरिष्ठ आईएएस ऑफिसर्स को इस ऑपोजिशन बैठक में प्रबंधक के रूप में इनको काम दिया गया सरकार ने। दिस इज ब्रेकिंग ऑल एस्टैब्लिश्ड प्रोटोकॉल। और इस इश्यू को हमने रेज किए और सरकार से प्रश्न पूछा कि ये प्रोप्राइटी नहीं है, इस प्रकार से आप दुरुपयोग नहीं कर सकते सरकार का व्यवस्था को। पर स्पीकर साहब ने 15 से अधिक एमएलएस को सस्पेंड किया। ये दिखाता है कि पार्लियामेंट के अंदर वो चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है और जहां वो सत्ता में है वहां सदन के अंदर भी वहां भी वो चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है। कांग्रेस पार्टी डज नॉट लाइक डिस्कशंस इन डेमोक्रेसी, वेदर इट इज इन पार्लियामेंट और वेदर इट इज। उधर हैदराबाद में केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी ने तेलंगाना बीजेपी अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया। उन्होंने करीमनगर के सांसद बंदी संजय की जगह पदभार संभाला है। ये चौथी बार है जब पार्टी ने किशन रेड्डी को राज्य बीजेपी इकाई की जिम्मेदारी सौंपी है। पार्टी अध्यक्ष का कार्यभार संभालने से पहले किशन रेड्डी ने एटला राजेंद्र और अन्य नेताओं के साथ चार मीनार में भाग्यलक्ष्मी मंदिर, बशीरबाग में कनक दुर्गा मंदिर का दौरा किया। उन्होंने शहीद स्मारक स्थल का भी दौरा किया और बाद में BR अम्बेडकर और ज्योतिराव फुले की मूर्तियों पर माल्यार्पण किया है। चार मीनार से नामपल्ली में भारतीय जनता पार्टी राज्य पार्टी कार्यालय पहुंचने तक कई पार्टी कार्यकर्ता किशन रेड्डी के साथ मौजूद रहे। बेंगलुरु में विपक्षी दलों बीजेपी और जेडीएस ने राज्य विधानसभा की कार्यवाही का बहिष्कार किया और सत्तारूढ़ सरकार के खिलाफ एक ज्ञापन के साथ राज्यपाल थावरचंद गहलोत से मुलाकात की। इस मामले में विधानसभा अध्यक्ष यूटी खादर के अनैतिक व्यवहार के लिए 10 बीजेपी विधायकों को निलंबित करने के बाद आया है। बता दें, बीजेपी विधायकों ने बेंगलुरु के विधान सौध में गांधी प्रतिमा के सामने सरकार और स्पीकर के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और नारे लगाए। राज्यपाल को सौंपे गए ज्ञापन पर बीजेपी और जेडीएस नेताओं ने खासतौर पर बसवराज बोम्मई और एचडीके सहित विपक्षी दलों ने हस्ताक्षर किया। मणिपुर घटना को लेकर कांग्रेस लगातार बीजेपी से सवाल कर रही है और सीएम बीरेन के इस्तीफे की मांग कर रही है। इसी सिलसिले में चेन्नई में कांग्रेस के बीजेपी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। बता दें, मणिपुर में 2 महिलाओं को निर्वस्त्र करके घुमाने और उनके साथ छेड़खानी का वीडियो सामने आने के बाद 4 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं राज्य पुलिस अन्य दोषियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने के लिए हर संभव कोशिश कर रही है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने भी भीड़ द्वारा 2 महिलाओं को कथित तौर पर निर्वस्त्र कर घुमाने के मामले में मणिपुर सरकार और राज्य के पुलिस प्रमुख को नोटिस जारी किए हैं। अनाद्रमुख के सदस्यों ने सरकार के खिलाफ महंगाई को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। आवश्यक वस्तुओं की बढ़ती कीमतों और मूल्य वृद्धि को रोकने में सीएम की निंदा करते हुए सभी जिला मुख्यालयों में प्रदर्शन किया। चेन्नई में जिस आंदोलन में प्रदर्शनकारियों को सब्जियों से बनी मालाएं पहने देखा था, उसका नेतृत्व पूर्व मंत्री सी पोन्नयन और डी जयकुमार ने किया। पदाधिकारियों ने बताया कि खाना पकाने के लिए सभी आवश्यक वस्तुओं टमाटर, बीन्स, अदरक, प्याज, गाजर, अरहर दाल, उड़द दाल, जीरा, इमली आदि की कीमतें हर दिन बढ़ रही है। डीएमके सरकार इन आवश्यक वस्तुओं की कीमतों को आसमान छूने से रोकने में विफल रही है। इससे गरीब, दलित और मध्यम वर्ग के लोग बहुत प्रभावित हुए हैं। अनाद्रमुख कैडर और पदाधिकारियों ने भी मांग की है कि सरकार को जल्द से जल्द कीमतों पर काबू पाना चाहिए। तमिलनाडु बीजेपी अध्यक्ष के अन्नामलाई 28 जुलाई से 39 लोकसभा क्षेत्रों में और 249 विधानसभा क्षेत्रों में पदयात्रा निकालेंगे। उनके साथ एक शिकायत पेटी भी होगी।
जिसमें लोग अपनी शिकायत भेज सकेंगे। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हम यात्रा के दौरान डीएमके के भ्रष्टाचार को भी उजागर करेंगे। हमारा लक्ष्य लोगों को ये बताना है कि द्रमुक और अन्य पार्टियों की तरफ से बीजेपी को तमिल विरोधी पार्टी के रूप में पेश करना गलत है। यात्रा के दौरान प्रदेश अध्यक्ष ने द्रमुक सरकार को बेनकाब करने वाली और फाइलें जारी करने वाली पार्टी बताते हुए ये कहा कि उन्होंने योजना बनाई है। सुप्रीम कोर्ट ने डीएमके नेता और तमिलनाडु के मंत्री वी सेंथिल बालाजी और उनकी पत्नी मेघाला द्वारा मद्रास हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर नोटिस जारी किया है, जिसमें कहा गया था कि ईडी राज्य में नौकरियों के बदले नकदी घोटाले के सिलसिले में उन्हें हिरासत में लेने का हकदार है। याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने कहा, विजय मदन लाल चौधरी के फैसले में कहा गया था कि ईडी अधिकारी पुलिस अधिकारी नहीं थे। बता दें, जून में वी सेंथिल बालाजी को ईडी ने राज्य में नौकरी के बदले नकद घोटाले में उनकी कथित भूमिका के लिए गिरफ्तार किया था, जो माना जाता है कि तत्कालीन अनाद्रमुक शासन के तहत परिवहन मंत्री के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान 2011 से 2016 के बीच हुआ था। जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस एमएम सुंदरेश की पीठ ने मामले की अगली सुनवाई 26 जुलाई को करने का फैसला बताया। भारतीय रेलवे ने हुबली रेलवे स्टेशन पर जनता भोजन की शुरुआत की। इसका उद्देश्य लोगों को उचित दाम पर हेल्दी फूड उपलब्ध कराना है। जनता भोजन की शुरुआत से लोग काफी खुश नजर आए। इस दौरान लोगों का कहना था कि रेलवे की तरफ से इस सेवा को शुरू करना काफी सराहनीय कदम है, क्योंकि यात्रा के समय हमारी प्राथमिकता होती है कि हमें उचित दाम पर गुणवत्तापूर्ण भोजन मिल जाए। आंध्र प्रदेश के गुंटूर में पुलिस के हाथ बड़ी कामयाबी लगी है, जहां पुलिस ने गांजा तस्कर करने वाले 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। इस दौरान पुलिस को तस्करों के पास से बड़ी मात्रा में गांजा भी बरामद हुई। पुलिस का कहना था कि उन्हें सूचना मिली थी कि तस्करों का गिरोह है वो गांजा लेकर जा रहा है, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए तस्करों को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल गिरफ्तार लोगों से पुलिस आगे की पूछताछ कर रही है। कर्नाटक विधानसभा जीतने के बाद कांग्रेस इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए तैयार हो गई है। तेलंगाना विधानसभा चुनाव जीतने के लिए कांग्रेस ने चुनाव समिति का गठन किया है। कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने तेलंगाना विधानसभा चुनाव के लिए प्रदेश चुनाव समिति के गठन के प्रस्ताव को तत्काल रूप से मंजूरी दे दी है। समिति में 26 लोगों को जगह दी गई है। सांसद ए रेवंत रेड्डी को समिति का चेयरमैन बनाया गया है। कर्नाटक में कथित तौर पर एक नाबालिग लड़की का यौन उत्पीड़न करने के आरोप में चर्च के पादरी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। चर्च के पादरी फादर फ्रांसिस फर्नांडिस पर चर्च से संबद्ध कॉलेज में एक नाबालिग के साथ यौन शोषण के आरोप में पॉक्सो के तहत केस दर्ज किया गया। फादर फ्रांसिस को अदालत में पेश किया गया और 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। आरोपी पुजारी के खिलाफ जातिगत दुर्व्यवहार के भी आरोप हैं, क्योंकि पीड़िता आरक्षित वर्ग से है। बताया जा रहा है कि ये घटना शिवमोगा के एक कॉलेज की है, जहां पुजारी शिक्षक थे। स्थानीय लोगों का कहना है कि आरोप सामने आते ही चर्च को पादरी के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए थी। वहीं दूसरी ओर बंजारा समुदाय के सदस्यों ने अपने समुदाय की एक नाबालिग का कथित तौर पर यौन शोषण करने के आरोप में चर्च के पादरी के खिलाफ शिवमोगा में पुलिस स्टेशन के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में राष्ट्रीय राजमार्ग 16 पर एक ट्रक में आग लग गई। खबरों की माने तो लोहे से भरा ये ट्रक विशाखापट्टनम से ओडिशा जा रहा था, जहां ट्रक में अचानक आग लग गई। ट्रक में आग लगते ही ट्रक चालक और क्लीनर वाहन से बाहर निकलकर भाग गए। घटना की सूचना मिलते ही दमकल कर्मी और पुलिस मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। फिलहाल घटना में किसी के घायल या हताहत होने की सूचना नहीं है। अगली खबर भी आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम से है, जहां सतर्कता विभाग के अधिकारियों ने कई दुकानों पर छापेमारी की और 27 लाख मूल्य की विदेशी सिगरेट जब्त की है, जो बिना किसी वैधानिक चेतावनी के बेची जा रही थी। अधिकारियों का कहना था कि सिगरेट बेचे जाने की सूचना मिलने के आधार पर तलाशी अभियान शुरू किया गया। विजिलेंस टीम के अधिकारियों का कहना था
कि सिगरेट पैक हो या तंबाकू उत्पाद, उन पर सचित्र चेतावनी अनिवार्य है। लेकिन जब्त की गई उत्पादों पर ऐसा नहीं था। फिलहाल आगे की जांच चल रही है। मानव जीवन के लिए पुलिस की तरफ से किए गए पहल की हर तरफ सराहना की जा रही है। बता दें, पुलिस ने ह्यूमन ऑर्गन को अस्पताल तक पहुंचाने के लिए ग्रीन चैनल बनाया, जिससे कि ह्यूमन ऑर्गन को सही सलामत अस्पताल पहुंचाने में किसी भी तरह की कोई समस्या ना हो, जरूरतमंद व्यक्ति को सही समय पर इलाज मिल सके। पुलिस के इस कदम को लोग काफी सराह रहे हैं और उनकी तरफ से सहयोग मिला है। रामेश्वरम में आदि तिरुकल्याण उत्सव में रजत रथ महोत्सव का आयोजन किया गया। इस उत्सव का आयोजन रामेश्वरम रामनाथ स्वामी मंदिर में किया गया। रजत रथ महोत्सव में भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिली। इस दौरान श्रद्धालुओं ने दर्शन पूजन करने के साथ साथ भगवान के जयकारे भी लगाए। मंदिर प्रशासन की तरफ से श्रद्धालुओं को प्रसाद भी बांटे गए। उधर एनआईए ने केरल में आईएसआईएस के एक आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ करने का दावा किया है, जिससे पूजा स्थलों और कुछ समुदायों के नेताओं पर संभावित हमला टल गया। संघीय आतंकवाद रोधी एजेंसी के प्रवक्ता ने कहा, मॉड्यूल के एक सदस्य को तमिलनाडु से गिरफ्तार किया गया है, जबकि केरल में संदिग्ध आरोपियों के 4 स्थानों पर तलाशी ली गई। आईएसआईएस मॉड्यूल का भंडाफोड़ करने के लिए केरल के त्रिशूर में 3 स्थानों और पलक्कड़ जिले में एक स्थान पर छापा मारा गया, जहां ये टोही मिशन चला रहे थे और आतंकवादी हमले की साजिश रच रहे थे। आंध्र प्रदेश सरकार ने जनसेना पार्टी के अध्यक्ष और एक्टर पवन कल्याण के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दी है। स्पेशल चीफ सेक्रेटरी ने सरकारी आदेश जारी किया है। कल्याण पर आरोप है कि उन्होंने 9 जुलाई को स्वयं सेवकों के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि महिलाओं की तस्करी में वार्ड गांव के स्वयं सेवकों का हाथ है। सरकारी आदेश में आरोप लगाया गया कि पवन कल्याण ने अपनी वाराही यात्रा के दौरान सरकार और स्वयंसेवी प्रणाली के खिलाफ मानहानिकारक अपमानजनक बयानों का इस्तेमाल किया है। पवन कल्याण ने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी पर आरोपियों का समर्थन करने का आरोप लगाया है। देश के कई हिस्सों में भारी बारिश का सिलसिला जारी है। ऐसे में मौसम विज्ञान विभाग ने तेलंगाना के 4 जिलों के लिए रेड अलर्ट की घोषणा की है। 14 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट और 10 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया। इसके साथ ही हैदराबाद में 2 दिनों से हो रही बारिश से लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बता दें, सभी निचले इलाकों में पहले ही बाढ़ आ चुकी है। सरकार की लोगों से अपील है कि बहुत जरूरी होने पर ही घर से बाहर निकले। तो भारी बारिश के बाद जनजीवन अस्त व्यस्त नजर आ रहा है। हैदराबाद में भी मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है और पूरे तेलंगाना की बात करें तो जहां पर जिस स्थिति में बारिश हो रही है उसी स्थिति में अलर्ट जारी किया गया है। कई जगहों पर येलो अलर्ट तो कई जगहों पर ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। जहां सबसे ज्यादा बारिश बाढ़ जैसी स्थिति है वहां पर रेड अलर्ट जारी किया गया है। तेलंगाना के खम्मम जिले के साथ ऊपरी इलाकों में भारी बारिश की वजह से गोदावरी में बाढ़ आ गई। बाढ़ की वजह से भद्राचलम में गोदावरी से 8 लाख क्यूसेक बाढ़ का पानी आ गया। इससे जलस्तर 40 फीट तक पहुंच गया। हालातों को देखते हुए यहां तमाम इंतजाम करने की कोशिश की जा रही है। अधिकारियों ने लोगों को सतर्क रहने के निर्देश दिए, साथ ही मछुआरों को शिकार पर न जाने की चेतावनी दी है। बताया जा रहा है कि निम्न दबाव के प्रभाव से 2 दिनों से प्रदेश भर में भारी बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों तक भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। 5 जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है, 7 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट और बाकी जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया। मौसम विभाग के निदेशक डॉक्टर नागरत्न ने बताया कि सियारसून के प्रभाव से बारिश हो रही है और दक्षिण पश्चिम मानसून का ट्रफ कुछ हद तक तेलंगाना की ओर आ गया है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में भी अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।